Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about most important topic rate of reaction for class 12th यूपी बोर्ड। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं रासायनिक बलगतिकी से रिलेटेड अभिक्रिया की दर और उससे संबंधित टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में अभिक्रिया की दर या वेग के बारे में डिस्कस किया, औसत वेग या औसत दर के बारे में डिस्कस किया और उसमें मैंने बताया कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अभिकारक या उत्पाद का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो रिएक्टेंट जो होता है वो निगेटिव दिखाया जाता है और प्रोडक्ट जो रहता है वो पॉजिटिव से दिखाया जाता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होती है तभी जाके उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता वहां पे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो अगर हम लोग अभिकारक की बात करें तो अभिकारक की जब सांद्रता घट रही है तो इसका मतलब इसको हम लोग दिखा रहे हैं किससे, माइनस से, और जो आपको उत्पाद उसकी सांद्रता को किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। चलो देखते हैं क्या दिया है, अभिक्रिया A+2B एरो 3C, मतलब कोई एक रिएक्शन दे दिया A+2B एरो 3C के लिए किसी क्षण, मतलब किसी निश्चित समय या किसी क्षण पर C के बनने की दर, मतलब यहाँ पे दिया क्या है C के बनने की दर। इससे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया उसको लिखेंगे A+2B एरो 3C, ठीक है। A+2B एरो 3C हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना आपको, रिएक्शन दिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रस समीकरण विधि, रस समीकरण विधि द्वारा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे अभिक्रिया A+2B एरो 3C की रस समीकरण विधि, जिसको कहते हैं हम लोग स्टोसियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो अब यह जो आपका स्टोसियोकेमिस्ट्री होता है, अब हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला गया कि A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर और C बन रहा है तो C के बनने की दर हमको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, जबकि हमको यहाँ पे दिया क्या है स्टोसियोमेट्री के द्वारा, यहाँ हो जाएगा माइनस D एक्टिव मास dt अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, d हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ b अपॉन एक्टिव मास ऑफ d एक्टिव मास ऑफ b अपॉन dt हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा dc अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? ये हो जाता है रस समीकरण विधि में, मैंने इसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको लिखेंगे दिया है C के बनने की दर, ये दिया ना C के बनने की दर, C के बनने की दर, यानी कि आप जो C के बनने की दर देखेंगे, C के बनने की दर क्या हो जाएगा, dc अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, dc अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाता है। कोई समस्या यहाँ है? और इसका जो मान है वो दिया गया आपका 10⁻²। देखो C के बनने की दर दिया है आपका -10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको बोला गया है कि A तथा B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, A के विलुप्त होने की दर, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर। तो जब A के विलुप्त होने की दर देखेंगे, आपको पता है कि A के विलुप्त होने की दर निकालना, हमको C के बनने की दर पता है, तो हम लोग यह वाला और यह वाला पहले लेंगे, मतलब dA अपॉन dt और 1/3 dc अपॉन dt को लेंगे। ये हो जाएगा -dA अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dc अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस dA अपॉन dt, dA अपॉन dt 1/3
dc अपॉन dt यानी कि c के बनने की दर आपको दिया गया था, c के बनने की दर दिया गया 10 की घात माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात माइनस 2। अब यहाँ कोई आंसर इसका हो जाएगा 1/3 पूरे 10 की घात माइनस 2, या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट होता है अभिक्रिया की दर का। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सी के बनने की दर कैसे निकालें। तो जब सी के बनने की दर आपको पता हो गया, आप क्या निकालोगे, बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको पता हो गया सी के बनने की दर और ए के विलुप्त होने की दर पता हो गया, तो अभी आपको निकालना क्या था, बी के विलुप्त होने की दर। तो बी के विलुप्त होने की दर पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। बी के विलुप्त होने की दर आप देखेंगे यहां से माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू -1/2 डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, dB अपॉन dt। अब हमको क्या करना है कि ये dB अपॉन dt है, इसी की वैल्यू निकालनी है, ये वाला अपना कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका dB अपॉन dt। अब ये 2 जो आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा dA अपॉन dt। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई ये जो आपका dA अपॉन dt है इसकी वैल्यू दिया गया 10⁻⁻2 भी तो है, 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आया समझ में। मतलब अगर आपको किसी भी रिएक्शन में एक वैल्यू आपको दिया, चाहे वो बनने की दर दिया हो, चाहे वह विलुप्त होने की दर दिया है, तो उससे आप लोग अनेकों के बनने और विलुप्त होने की दर को आप ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तो रस समीकरण मिति की सहायता से। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, आर एरो पी, मतलब आर का मतलब रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 कैपिटल एम से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 कैपिटल एम हो जाती है। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता पहले 0.06 थी, मतलब प्रारंभिक सांद्रता 0.06 कैपिटल एम थी, और वह 20 मिनट के बाद घटकर कितना हो जाता है, 0.02 हो जाता है। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं। तो बोला जाता है कि अभिक्रिया आर कैपिटल पी के लिए अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, औसत वेग क्या होता है भैया आपको, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता या सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन बटे में हो जाएगा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं अभिकारक की सांद्रण में, अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन। तो सांद्रण में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी। अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। और यह अगर अभिकारक है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे।
अगर माइनस लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। माइनस लिख तो या नहीं लिखोगे तो पता चलेगा। चलो अब बताओ यहाँ पे ये जो अपने डी आर है इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1, लिख सकते हो ना, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। कोई समस्या, कोई समस्या भाई, ठीक है ना, ठीक। R2 की वैल्यू कितना दिया है भाई, R2 की वैल्यू पहले तो हम देखेंगे R2 की वैल्यू क्या दिया है 0.02 और R1 की वैल्यू कितना दिया है 0.06 अपान T2 की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप पहले पता है जब कोई अभिक्रिया होती है, जब वो स्टार्टिंग से होना प्रारंभ होती है तो उसका जो समय रहता है वो प्रारंभिक रहता है, और उस प्रारंभिक समय का हम लोग टी बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। T1 की वैल्यू 0 हो जाती है और T2 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, T2 की वैल्यू 20 दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस, अगर इसको हम घटाएंगे तो 0.04 आएगा अपान कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आता है, माइनस पहले से था तो ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया आपका 0.04 अपान 20। अब देखो क्या करना, पॉइंट डबल जीरो कर लो या पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, 4 अपान क्या हो गया 2000 हो गया, तो यहाँ पे 4/2000 को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/2000 का मतलब हो जाएगा 4/2 और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 3 का 2 एकम 2 दूनी 4, 2 गुणे और ये जो 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाता है, और इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे जो समय वो मिनट में दिया है तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में A की जो सांद्रता है वह कितना है, A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है, तो बोला क्या है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की क्या करिए गणना करिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया अभिक्रिया, जब अभिक्रिया आपको दे दिया है, अभिक्रिया क्या दिया है 2A एरो उत्पाद, ये क्या ना आया समझ में, यही आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसके बाद सॉल्व क्या करना है आपको, औसत वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें अभिक्रिया, चलो अभिक्रिया का औसत वेग, तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा उसको हम क्या दिखाते हैं RAV दिखाते हैं, जिसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी एवरेज रेट, ठीक है, औसत वेग जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा dr अपान कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, मतलब सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो dr अपान कितना हो जाएगा dt, और यहाँ पे माइनस साइन होगा क्यों, क्योंकि ये जो आपका अभिकारक की सांद्रता भी क्या हो जाती है कमी हो जाती है, और यहाँ पे देखो आपका 2 से मल्टीप्लाई है a में, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अब r की जगह में क्या लिखेंगे a लिखेंगे, क्योंकि a की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। कोई समस्या यहाँ तक, चलते आगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा -1/2, यह जो आपका dA है, dA का मतलब क्या हो गया अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहले आपका था 0.5 मोल पर लीटर था, और फिर 10 मिनट के बाद वो घटकर कितना हो जाता है 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। A2 का मतलब अंतिम सांद्रता, मतलब A की अंतिम सांद्रता कितनी थी 0.4 थी, और घटकर 0.5, पहले 0.5 था घटकर 0.4 हो जाता है, और यहाँ पे कितना मिनट 10 मिनट से कितना हो जाएगा 10 - 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -0.1 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तो 1/2,
फिर इसके बाद 1/, क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/200, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻², मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा मिनट दिया है, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, नोट करिए जल्दी से। नोट डाउन करिए, जाना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में ही तात्क्षणिक वेग, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, बोला जाता है कि किसी निश्चित समय या क्षण में होने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलते हैं हम लोग उसको समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग। आओ समझते हैं इसके तात्क्षणिक वेग के बारे में। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, आर एरो क्या आपका पी, ठीक है, आर एरो पी बोल दिया जाए कि जैसे आपका जब समय मान लो कि 11 बजे, ये 11 न करके हम क्या कर लेते हैं 10 बजे मान लो, ठीक है, 10 साढ़े 10 कर लेते हैं। 10:30 बजे ये जो आपका अभिकारक आर था उसकी सांद्रता मान लो कितना था आपका 10 कैपिटल एम था। ठीक है, ऐसे 10:30 बजे अभिकारक आर का जो सांद्रण था वो कितना था 10 कैपिटल एम था, और यह जो आपका उत्पाद था उस टाइम कितना था 0 था। आया समझ में। फिर उसके बाद जैसे हम लोग 10:30 से अब आते हैं 12 बजे, ठीक है, 12 बजे अब देखते हैं कि यह जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता मान लो कितनी हो जाती है 5 कैपिटल एम हो जाती है। यह जो आपका प्रोडक्ट रहता है उसकी सांद्रता बढ़कर कितनी हो जाती है 5 कैपिटल एम हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्ट टाइम बोला जाए कि अगर बताओ कि 11:05 पर 11:05 पर अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हुई होगी, तब उसको हम क्या कहेंगे तात्क्षणिक वेग कहेंगे। ऐसा नहीं, मतलब किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं, और तात्क्षणिक वेग को इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है, और इसको आर इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं लिखते हैं इसके बारे में, डिफिनेशन इसका कर लें। देखो क्या बोला गया, तात्क्षणिक वेग बोला जाएगा किसी निश्चित समय या क्षण, किसी निश्चित समय या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे आर इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है, तो डिफिनेशन करो इसका, डिफिनेशन करो जल्दी से। आया समझ में? और बोला जाता है कि यदि तात्क्षणिक वेग होता है, तात्क्षणिक वेग को अभिक्रिया अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहते हैं। कौन सा वेग? वास्तविक वेग कहते हैं, वास्तविक वेग कहते हैं। और एक चीज आती है, आर इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे निश्चित समय अंतराल, ठीक है, निश्चित समय अंतराल। आया समझ में? यह होता है आपका फॉर्मूला तात्क्षणिक वेग का। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, कर लिए इतना आप लोग? ये तो कर लिए होंगे आप लोग। चलो अगली हेडिंग बना लो, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह जो आपका अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक होता है, उसमें नंबर 1 हो जाता है अभिक्रिया की सांद्रता। नंबर 1 क्या होता है इसमें? अभिक्रिया की सांद्रता। कौन प्रभावित करता है भैया? अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, अभिक्रिया की सांद्रता। अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है वो बोला जाता है कि जैसे जैसे अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, यानी कि अगर अभिकारक की सांद्रण का मान ज्यादा होगा तो उसमें अभिक्रिया की जो सांद्रता होगी उसका भी मान क्या होगा? कम होगा, ज्यादा ही होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर यह ज्यादा तो अभिकारक की सांद्रता भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कहने का है मेरे कि जो आपका अभिक्रिया की जो दर होती है वह किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करती है। ऐसा में मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता। मतलब अगर अभिक्रिया की दर का मान ज्यादा होगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और नंबर दूसरा बोला जाता है कि उत्प्रेरक, ठीक है, किस पर निर्भर करता है ये आपका? उत्प्रेरक।
आया समझ में? यानी कि ये जो आपका अभिक्रिया का वेग है वह डिपेंड करेगा किस पे, कैटलिसिस पे, यानी कि उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है कि अगर उत्प्रेरक जैसा रहेगा उसके आधार पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। और नंबर तीसरा जो होता है, नंबर तीसरे में बोला जाता है कि अभिकारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कहने का मतलब मेरे यह है, नंबर तीसरा, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अभिकारक में अणुओं की संख्या ज्यादा है, अभिकारक में अणुओं की संख्या ज्यादा है तो उसकी अभिक्रिया की वेग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अभिकारक की जो अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर या वेग के। ठीक है। अब नंबर तीसरा हो गया। नंबर 4 हो जाएगा, ताप पर निर्भर करता है। किस पर भैया? ताप पर। तो ताप पर कहने का मतलब मेरे ये है कि यह प्रकाश तथा ताप दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रकाश तथा ताप, प्रकाश और ताप, अगर ताप ज्यादा होगा तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ताप का मान क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, जिसमें हमको पढ़ना होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि हमको पढ़ना है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़नी हमको। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग क्लास को शेयर करिएगा और अपने मित्रों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे क्लास प्रॉपर तरीके से सबके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।